हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 23 देकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हर बार की तरह कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसका PDF मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको मुझसे कुछ सजेशन लेना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, यानी सबसे सूखा क्षेत्र क्या है पृथ्वी का? तो वीडियो को पाउच करते हुए आंसर दे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पृथ्वी का सबसे सूखा क्षेत्र है। और ये अटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी चिली में पाया जाता है। उत्तरी चिली जो जगह है वहीं पर अटाकामा मरुस्थल फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है ना फ्रेंड, अटाकामा मरुस्थल का, वो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। अटाकामा मरुस्थल का विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत है अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैटागोनियन मरुस्थल जो है वो इस सीरीज में शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और ये जो पैटागोनियन मरुस्थल है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। तथा पैटागोनियन मरुस्थल जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का यानी 8th लार्जेस्ट मरुस्थल है। 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है पैटागोनियन मरुस्थल, जो अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग घास के मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। अब देखिए, ये सवाना किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ही सवाना कहा जाता है। और सवाना का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। बट अगर अफ्रीका का भी पार्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो अफ्रीका का एक सर्बिया नामक देश है, उस सर्बिया देश में सबसे ज़्यादा सवाना के घास का मैदान का विस्तृत भंडार पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पम्पास। अब देखिए, हर क्षेत्र में यानी हर देश में घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैं कुछ लिखवा रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए सुन के। तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। और अगर पार्टिकुलर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरी। ठीक है। अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में स्टेपी तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है घास के मैदान को। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सवाना क्या है? मैं जस्ट अभी बताई कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है सवाना, तो ये शीतोष्ण नहीं है, ये उष्ण है। जबकि पम्पास, वेल्ड तथा डाउन्स ये तीनों के तीनों शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। और पम्पास तो बतला ही दी कि अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाया जाता है। वेल्ड अफ्रीका महाद्वीप में जो घास का मैदान है उसको वेल्ड कहते हैं, तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? अभी जस्ट मैं बताई फ्रेंड कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संसार का सबसे बड़ा देश है। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है वो संसार का वो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। बट रूस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो मैं कुछ देश का नाम बता रही हूँ, 10 देश का नाम, 10 का, वो आप लोग नोट कर लीजिए, यानी बड़ा के दृष्टिकोण से। तो सबसे बड़ा है रूस। रूस से थोड़ा सा छोटा है कनाडा। इस तरह बता रही हूँ तो आप नोट कर लीजिए नोटबुक में। रूस, सेकेंड पे कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान तथा अल्जीरिया। ये मैं 10 देश का नाम जो सबसे बड़ा है
अकॉर्डिंग टू एरिया, तो मैं बतला दी। बट रूस का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। रूस के साथ साथ कनाडा जो दूसरा नंबर पर आता है वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो तीसरा पर जो चीन आता है वो ऑप्शन में है, तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 7th का करेक्ट हो जाएगा। बट कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपको चीन ही पूछे, इसलिए मैं 10 का नाम बतला चुकी हूँ। रूस भी पूछ सकता है, कनाडा भी पूछ सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो मैं जो लिखवाई हूँ अगर आप उसे फाइंड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? सी नंबर, यानी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से बड़ा है भारत, भारत से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ब्राज़ील। ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इस ऑर्डर में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्रांस। फ्रांस जो है वो भारत से बड़ा नहीं, जबकि रूस, कनाडा तथा ब्राज़ील ये तीनों भारत से बड़े हैं। ठीक है। 10th नंबर है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मालदीव सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा मतलब लंबा स्थलीय सीमा बना रहा है। अप्रॉक्स 4096.7 किलोमीटर का, नोट कर लीजिए, 4096.7 किलोमीटर का स्थलीय सीमा बांग्लादेश बना रहा है हमारे इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आर्मेनिया। आर्मेनिया की सीमा अटैच नहीं है कैस्पियन सागर से, जबकि उज़रबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये सब की सीमा कैस्पियन सागर से मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन या मिस्र ये चारों देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बुल्गारिया। बुल्गारिया चीन की सीमावर्ती नहीं, जबकि रूस, मंगोलिया तथा पाकिस्तान ये चीन के सीमावर्ती कंट्री हैं। नेक्स्ट 15 है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। देखिए फ्रेंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न का मतलब होता है सींग, ठीक है, सींग। तो इसका जो आकृति बना हुआ है मैप पे वो एक सींग की तरह है, ठीक है, इसीलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम दे दिया गया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्री आते हैं उनका नाम मैं लिखवा रही हूँ, नोट कर लीजिए। उसमें आता है इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, ये सब कंट्री आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं जो लिखवाई उसमें से मिल रहा है या नहीं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एक और है जिसका नाम है इरिट्रिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सूडान अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं, जबकि इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती ये चारों कंट्री जो हैं वो अफ्रीका की सींग में सम्मिलित हैं। तो चलिए 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑस्ट्रिया जो है वो बाल्कन देश का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और बाल्कन देश की अगर बात करें तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है बाल्कन। बाल्कन जो है ना वो दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है और ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। बाल्कन प्रदेश जो है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और कुछ कंट्री के नाम बता रही हूँ जो बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। वो है अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, स्लोवेनिया, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया। मैं तीनों का नाम दे चुकी हूँ बट ऑस्ट्रिया इंक्लूड नहीं है बाल्कन प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुयानिया का सीमावर्ती नहीं है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा फ्रेंड, यूक्रेन जो है वो लिथुयानिया नामक कंट्री का सीमावर्ती नहीं है। नेक्स्ट 19 नंबर है कि निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंडोनेशिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डेनमार्क।
21 निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो रूस की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती, जबकि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब की सीमा मिलती है। हमारे इंडिया की भी सीमा मिल रही है अफगानिस्तान के साथ, बट रूस की नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, थाईलैंड, लाओस तथा बांग्लादेश ये म्यांमार के सीमावर्ती कंट्री हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से यूरोप का पार्ट है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट 24 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अब जानिए कि स्थल अवरुद्ध क्या किसे कहते हैं। तो जो मतलब कि वैसा कंट्री ना जो चारों तरफ से सिर्फ स्थल से ही घिरा रहता है, तो उसी कोई स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड में कुल 47 स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लाइबेरिया जो है वो एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, लाओस, लक्जमबर्ग ये सब अवरुद्ध देश हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं, जो जिसके चारों तरफ से सिर्फ वो स्थल से ही घिरे हुए हैं। नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थल रुद्ध देश है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चाड। 26 दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाओस। 27 निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोलीविया। 28 निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थल रुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्तरी अमेरिका एक स्थल रुद्ध देश नहीं है, जबकि अफ्रीका, यूरोप और एशिया ये तीनों महाद्वीप जो हैं वो स्थल रुद्ध देश हैं, जिसकी चारों तरफ से ये स्थलों से घिरे हुए हैं, भूमि से घिरी हुई है। 29 है कि जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। नेक्स्ट 30 नंबर है कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रियो ग्रांडे नामक नदी जो है वो सीमा बना रही है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 31 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उस झील का नाम है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक। तो चलिए 32 है कि मैकमोहन लाइन क्या है? बताइए, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये भारत और चीन के बीच एक रेखा खींची गई है, उसी को ही मैकमोहन रेखा कहते हैं। और ये मैकमोहन रेखा की जो लंबाई है ना फ्रेंड, वो 890 किलोमीटर है। कितना है? 890 किलोमीटर। और यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। ठीक है, और निर्धारण किसने किया था? तो सर हेनरी मैकमोहन नामक व्यक्ति ने, और उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया मैकमोहन रेखा। आई होप आपको 32 अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ रहे हैं 33 की तरफ कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38वीं समानांतर सीमा रेखा एक दूसरे से विभाजित कर रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट 35 मैगिनॉट रेखा थी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा मैगिनॉट रेखा, जैसे इंडिया और चाइना के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा, तो इसी प्रकार फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मैगिनॉट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट 36 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर से देश की राजधानियाँ के बारे में बात किया गया है, क्वेश्चनराइज किए गए हैं। तो स्लोवेनिया की अगर बात किया जाए ना, तो स्लोवेनिया की राजधानी का नाम ब्रातिस्लावा नहीं है। तो क्या नाम है स्लोवेनिया की राजधानी का नाम? तो इसकी राजधानी का नाम है ल्यूब्लियाना नाम है स्लोवेनिया की राजधानी का नाम। जबकि सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये सब सही है। और स्लोवेनिया की राजधानी का नाम है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए कॉपी में,
ल्यूब्लियाना। क्या नाम है? ल्यूब्लियाना। तो चलिए बढ़ रहे हैं 37 की तरफ कि म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, न्यू पीता। नेक्स्ट 38, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए निकारागुआ, निकारागुआ की अगर बात की जाए तो उसकी राजधानी का नाम मेल्बोपान नहीं है। तो क्या नाम है निकारागुआ की राजधानी का नाम? तो उसकी राजधानी का नाम है मनागुआ। निकारागुआ की राजधानी का नाम है मनागुआ। ठीक है, चलिए 39 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लीमा। पेरू की राजधानी का नाम है लीमा। 40 है कि वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी राजधानी का नाम है वियना। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोरिया की राजधानी सियोल है। ये बात गलत है। क्या नाम है उत्तरी कोरिया की राजधानी का? नाम क्या है? तो प्योंगयांग। बल्कि चिली का सेंटियागो सही है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स सही है, और इथियोपिया का आदिश अबाबा ये भी सही है। बट उत्तरी कोरिया का कैपिटल जो है उसका नाम है प्योंगयांग। देख लीजिए, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, प्योंगयांग, प्योंगयांग। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जापान की राजधानी क्योटो नहीं है, टोक्यो है। चीन का बीजिंग, ऑस्ट्रिया का वियना और थाईलैंड का बैंकॉक। ये तो सब सही था और ये क्वेश्चन नंबर 42 इजी भी है क्योंकि जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। तो चलिए 43 की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नाइजीरिया रबात। ये जो कॉम्बिनेशन है ना फ्रेंड, ये गलत है क्योंकि नाइजीरिया की अगर बात की जाए तो नाइजीरिया की राजधानी का नाम अबूजा है। क्या नाम है नाइजीरिया की राजधानी का? नाम क्या है? तो अबूजा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये गलत है। नेक्स्ट 44 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओस्लो जर्मनी। अगर ओस्लो की बात की जाए तो जर्मनी की जो राजधानी है ना, यहाँ पर ये राज्य है, ये क्या है? ये ओस्लो जो है, और यहाँ पर जर्मनी मतलब देश का नाम है और यहाँ पर इसकी राजधानी लिखी गई है। ठीक है, कंट्री है और यहाँ पर कंट्री का कैपिटल दिया गया है। तो ओस्लो की अगर बात करें तो वो जर्मनी की राजधानी नहीं है। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। यहाँ पर ओस्लो की जगह पर अगर बर्लिन लिखा रहता तब ये करेक्ट हो जाता। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिश्केक तजाकिस्तान। बिश्केक की अगर बात करें तो वो तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है। बिश्केक तजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी का नाम है दुशानबे। ये देखिए, ये है तजाकिस्तान की कैपिटल राजधानी दुशानबे, बिश्केक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। बाकी सारा सीरीज यानी ए, सी और डी करेक्ट है। तो चलिए 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लेबनान बेरूत। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा क्योंकि चीन की जो राजधानी है वो शंघाई नहीं है, चीन की राजधानी बीजिंग है। बाकी कनाडा की ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और रूस का मॉस्को, ये सब सही है। और चीन की अगर बात किया जाए तो चीन की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया। इथियोपिया की जो कैपिटल है वो लुसाका। ये बात गलत है। इथियोपिया की राजधानी का नाम है अदिश अबाबा। क्या नाम है इथियोपिया की राजधानी का? नाम अदिश अबाबा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 49 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्राइस्ट चर्च नहीं है फ्रेंड। क्या नाम है न्यूजीलैंड की राजधानी का? नाम वेलिंगटन है। नोट कीजिए, वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है?
तो देखिए अगर बुक की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बुक इसका जो करेक्ट आंसर बुक में दिया गया है वो न्यूयॉर्क दिया गया है, ठीक है ना। बट ये जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड एलडीए प्री 2003 में पूछा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2006 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन को विवादित साबित कर दिया गया है आयोग के द्वारा। क्यों विवादित साबित किया गया है तो आप देख लीजिए। चूँकि न्यूयॉर्क तो ये तो सबको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पार्टिकुलर शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है ना। तो ये तो सही होगा, सी तो हर हाल में होगा। बट आयोग की तरफ अगर जाएं तो उसने ए और सी दोनों आंसर को यहाँ पर करेक्ट माना है, इसी वजह से ये विवाद में चला गया है क्वेश्चन। अब देखिए ए में क्या है तो एक ऑप्शन दिया गया है बॉन। तो देख लीजिए फ्रेंड कि जर्मनी जो शहर था ना वो पहले मतलब कि दो पार्ट में बटा हुआ था, तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो पहले जो मतलब एकीकरण से पहले पश्चिमी जर्मनी की जो राजधानी थी वो बॉन थी, ठीक है ना। बट जर्मनी अब एक हो गया है, तो अब जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो बॉन मात्र एक शहर बनकर रह गया जर्मनी का, जर्मनी की राजधानी नहीं है बॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयोग ने इसका जो मतलब करेक्ट आंसर बताया वो ए और सी दोनों बताया और इसी वजह से ये क्वेश्चन विवाद में चला गया है। बट अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूयॉर्क को ही करेक्ट किया गया है। बट ए और सी दोनों सही होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जर्मनी जब से एक हुआ तो उसकी राजधानी बर्लिन बन गई। जर्मनी जब अलग था पूर्वी पश्चिम जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के तौर पर, तब ये पश्चिम जर्मनी की राजधानी थी बॉन, अब नहीं है, अब एक मात्र शहर है जर्मनी का बॉन। बट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी राष्ट्रीय राजधानी है, तो बॉन तो राष्ट्रीय राजधानी है नहीं। तो चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 50 समझ में आ चुका होगा। तो 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सिडनी की अगर बात किया जाए ना तो सिडनी जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है। अब केनबरा किस देश की राजधानी है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है केनबरा। वेलिंगटन किसकी राजधानी है तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और रियाद किसकी राजधानी है तो सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हेलसिंकी राजधानी है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है हेलसिंकी। नेक्स्ट 53 निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड ओस्लो, इसका सुमेल नहीं है, ठीक है ना। अगर ओस्लो की बात करें तो ये फिनलैंड की राजधानी नहीं है बल्कि नॉर्वे की राजधानी है। किसकी राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है। और फिनलैंड किसकी राजधानी है तो फिनलैंड की राजधानी का नाम है हेलसिंकी। नेक्स्ट 54 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है। तो ये करेक्ट बात है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ रहे हैं 55 की तरफ कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन और बताइए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा है अलास्का, ठीक है। नेक्स्ट 56 निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट यानी संसद स्थित है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट केप टाउन। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है। नेक्स्ट 57 की तरफ बढ़ रहे हैं कि कंधार स्थित है। कंधार जो मतलब कि इस प्लेस है वो कहाँ पर स्थित है तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है कंधार, ठीक है, दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है तो ऑप्शन नंबर सी लहासा जो है वो इस सीरीज में सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए लहासा की, तो वो है 3656 मीटर। 3656 मीटर ऊंचा है ये लहासा। नेक्स्ट 59 निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आइसलैंड। 60 सन सिटी अब स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट 61 कांटो मैदान जिस देश में है वह है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जापान में है कांटो मैदान। नेक्स्ट मैक्सिको देश स्थित है ऑप्शन बी इज करेक्ट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट 63 कांगो स्थित है अफ्रीका में स्थित है कांगो। नेक्स्ट 64 निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अब स्थित है तो ऑप्शन बी यानी भूमध्य सागर में माल्टा स्थित है।
तो चलिए 65 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अब देखिए, अगर बुक की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बुक इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तरी ध्रुव दिया गया है। बट उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था और उसके आयोग ने इस क्वेश्चन को विवाद मान दिया गया है, यानी अकॉर्डिंग टू आयोग ए और बी ये दोनों को करेक्ट किया गया है। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आयोग का मानना है ना कि मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देती है। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिशा में दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों। बट अकॉर्डिंग टू बुक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 66 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दक्षिण अमेरिका जो कंट्री है उसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट 67, निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शिकागो। शिकागो को ध्रुव नगर कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। श्रीलंका। तो चलिए बढ़ रहे हैं 69 की तरफ। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उस शहर यानी उस नगर का नाम है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट 70 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। केंटुकी। केंटुकी जो राज्य है यूएसए का उसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं, केंटुकी को। 71 है कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस्तांबुल। तो चलिए बढ़ रहे हैं 72 की तरफ कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। तो ये बहुत ही मतलब कि अगर बात किया जाए तो कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी थाईलैंड। थाईलैंड के ना मतलब कि वाइट एलिफेंट का लैंड कहा जाता है थाईलैंड। तो चलिए 73 है कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें ना सबसे पहले इसी कंट्री पर पड़ती है, जापान पर ही। नेक्स्ट 74 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। 75, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेनिस को शहरों का शहर कहते हैं। तो चलिए 76 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है तकरीबन कितना भाग। तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 2/3 भाग जो है पृथ्वी का वो ऑलमोस्ट पानी से कवर किया हुआ है, कवर है। तो चलिए 77 की तरफ बढ़ रहे हैं कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तरी ध्रुव। 78 है कि डेटम रेखा क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। डेटम रेखा ना फ्रेंड समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई का मेजरमेंट किया जाता है उसी को ही डेटम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट 79, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रशांत महासागर। और हमारे इस पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन सा वो आप नोट कर लीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर। और मतलब कि ये पांचों में सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो चलिए 80 नंबर है कि 90 ईस्ट रीच। 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आप इसका ऑप्शन देखिए 90 ईस्ट रीच का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीच स्थित है। तो चलिए 81 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1/3 एटमॉस्फेयर के से कम पर भूमि में ग्रेविटेशनल जो मतलब वाटर रहता है वो इसी तनाव पर रहता है। तो चलिए 82 की तरफ बढ़ रहे हैं कि टर्की के उत्तर में स्थित है काला सागर। नेक्स्ट 83 आंतरिक सागर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैस्पियन सागर। आंतरिक सागर क्या है तो कैस्पियन सागर है। 84 है कि जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है
उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। और सारगैसो जो एक सागर है, ठीक है, और उसका एक पार्टिकुलर अगर हम लोग एडवांटेज बोलेंगे तो सारगैसो सागर के तट पर ना मोटी मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। उसका मतलब कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, विशेषता है सारगैसो सागर का कि उसके सरफेस पर मोटी मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। तो चलिए 85 की तरफ बढ़ रहे हैं कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टेरहेनियन सागर। नेक्स्ट 86, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोरक्को, सॉरी चाड। चाड जो है उसकी जो सीमा है वो अफ्रीकी देश से नहीं मिल रही है। तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ रहे हैं 87 की तरफ। अगुलहास धारा चलती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हिंद महासागर में, और अगुलहास एक प्रकार की गर्म जलधारा है। 88, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नॉर्वे। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 89 का ऑप्शन और बताइए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगुला धारा जो है वो एक शीतल धारा है यानी ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट 90 नंबर, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनारी। कनारी जो है वो पूर्ण वृत्त यानी पूर्ण सर्कल के निर्माण में अपना पार्टिसिपेशन नहीं निभाती है कनारी जल धारा। तो चलिए 90 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ रहे हैं 91 की तरफ। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है यानी अलग है वह है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पेरुवियन जलधारा। यह एक ठंडी जलधारा है फ्रेंड, और ये प्रशांत महासागर में पेरुवियन जलधारा चलती है। तो 91 का डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है। ऑप्शन ए पेरुवियन, जिसका दूसरा नाम हम्बोल्ट जलधारा भी है, वो एक ठंडी जलधारा है। 93 है कि गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा यानी गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। तो चलिए 94 है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भूमि। 95 सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान है सागरीय लवणता के लिए। नेक्स्ट 96, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर यानी झील कौन सा है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी वान लेक यानी वान झील, तुर्की में सिचुएटेड है। और इसके अगर हाइट की बात कर दें तो तकरीबन 1640 मीटर ऊंचा है यानी हाइट है इसका वान झील का। 97 है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन 97 का, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो उसकी लवणता बढ़ती है, बट उसका जो गहराई यानी डेप्थ है उसमें कमी आ जाती है। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 98 है कि ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट झील सिचुएटेड है। 99 अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 35 ppt। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से महासागर में ज्वार भाटा आती है। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।